प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल उत्सव में लिया हिस्सा। पीएम ने की पारंपरिक पूजा अर्चना, पर्व को बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक। कहा, श्री अन्न को बढ़ावा देने के प्रयास से करोड़ों किसानों का हो रहा है भला। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर के तीर्थ स्थानों और मंदिर परिसरों में स्वच्छता का महाअभियान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और गणमान्य हस्तियों ने किया श्रमदान। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक चलेगी विशेष स्वच्छता मुहिम। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। महाराष्ट्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने दिया त्यागपत्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के साथ अपने परिवार के 55 वर्ष के रिश्ते को खत्म करने का किया ऐलान। कहा, विकास के रास्ते पर चल रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह में लिया हिस्सा। वायुसेना अड्डे पर स्थित युद्ध स्मारक पहुंचकर वीरों को किया नमन। कहा, बहादुर सैनिकों के योगदान का ऋणी है पूरा देश। हर नागरिक के मन में है अपने जवानों के लिए खास जगह। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार। दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, लखनऊ समेत कई शहरों में जीरो विजिबिलिटी। ट्रेनों और हवाई यातायात पर असर। खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध। भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन मौजूद रहीं। पोंगल दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति की तरह यह पर्व भी सूर्य के उत्तरायण का त्योहार है। इस समय फसल की कटाई जाती है और इसको लेकर खुशियां मनाई जाती हैं। पोंगल फसल कटाई और संपन्नता के प्रतीक का उत्सव होता है। पोंगल के दिनों में घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है। साथ ही यह पर्व ईश्वर को धन्यवाद देने के अवसर के रूप में भी मनाया जाता है। पोंगल के पर्व में साफ सफाई, रंगोली, सजावट, ईश्वर से प्रार्थना के रूप में इसे देखा जाता है। इस पर्व को लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उत्साह से मनाते हैं और खास बनाए गए पोंगल के प्रसाद का आनंद भी लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल के दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। उन्होंने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष की धारा के प्रवाह होने की कामना की। पीएम ने कहा कि पोंगल का त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। नीराजनं संदर्शयामि। ओम योपां पुष्पं वेदां पुष्पवां प्रजावान् पुष्पमान् मुखति। ओम भास्कराय विद्महे महाविद्युताय धीमहि तन्नो मंगलदेवताभ्यो नमः। अस्मिन् भारतवर्षे सर्वेषां भक्तजनानां सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं शरीरे सकलरोगनिवृत्त्यर्थं वापकूप तटापि जल परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम पूजा विधिं न जानामि क्षमस्व परमेश्वराय। मकर पोंगल के अवसर पर तमिल महिलाएं अपने घर के बाहर कोलम बनाती है। सबसे पहले वो आटे का इस्तेमाल करके जमीन पर कई डॉट्स बनाती है और एक बार जब सारे डॉट्स बन जाते हैं तो हर एक का एक अलग महत्व होता है। ये तस्वीर ही मन लुभाने वाली होती है, लेकिन कॉलम का असली रूप तब और वैभवशाली हो जाता है जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर
इसमें रंग भरा जाता है। हमारा देश और उसकी विविधता भी कोलम के जैसी है। जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। और वहीं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी गईं। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरे उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान हैं। भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव, किसानी और फसल से जुड़ा होता है। उन्होंने सुपर फूड को लेकर देश दुनिया में नई जागृति आने पर खुशी व्यक्त की। हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स, श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं। हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है। और आइए अब देखते हैं रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई खबरें। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। देश और दुनिया के लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बेहद खास है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का सपना पीएम मोदी ने आज से सालों पहले देखा था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि आज से ठीक 32 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता का संदेश फैलाने के लिए एकता यात्रा पर थे। जय श्री राम के नारों के बीच नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनने पर ही वो यहां वापस आएंगे। अनगिनत हिंदुओं की सदियों से
सदियों की दृढ़ता के बाद भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर में सफाई अभियान में भाग लिया। भाजपा अध्यक्ष ने स्वच्छता अभियान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम सभी तीर्थ स्थलों पर सफाई अभियान में शामिल होंगे और भजन कीर्तन करेंगे। 22 जनवरी को हर व्यक्ति अपने घरों में दीप जलाएगा और राम की आराधना में हम अपने आप को समावेश करेंगे। पार्टी ने तय किया है 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले स्वच्छता अभियान के तहत मां हिंगुला मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी की भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आह्वान किया गया है, समग्र हिंदू समाज के लोग उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज से, मकर संक्रांति शुरू हो रही है, आज से लेके 22 जनवरी तक भारत की सभी तीर्थ स्थानों को पहुँचे, वहाँ उनकी स्वच्छता अभियान चलाए, वहाँ अपना सेवा दे। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के धोलेश्वर महादेव मंदिर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के श्री राम जनार्दन मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में मंदिरों में चल रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मंदिर परिसर में साफ सफाई की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल स्थित कैंची धाम में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने अलग अलग जगह स्वच्छता अभियान में भाग लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने बालकेश्वर महादेव मंदिर में सफाई अभियान चलाया, वहीं ब्रिजेश पाठक ने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। एक राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन का कहना है कि 74% मुस्लिम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं और नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे सफल प्रधानमंत्री मानते हैं। संगठन का कहना है कि उसने देश में मुस्लिम समुदाय के बीच अब तक सबसे बड़ा सर्वेक्षण कराया है और इसके अनुसार भगवान राम जनमानस में छाए हुए हैं और नरेंद्र मोदी भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं, जिनकी आवाज देश ही नहीं विदेशों में भी स्वीकार की जाती है। सर्वेक्षण के अनुसार असंख्य मुस्लिम चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पर राजनीति कर रहे उलेमाओं, मौलानाओं और विपक्षी नेताओं का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाना चाहिए। मंच का कहना है कि 70% मुसलमान मोदी सरकार पर भरोसा करते हैं। 72% मुसलमानों का मानना है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और 70% मुसलमानों का मानना है कि भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर चुका है। सर्वेक्षण के अनुसार मुसलमान मोदी सरकार में खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मोदी सरकार में सबके लिए विकास के समान अवसर उपलब्ध हुए हैं। सर्वेक्षण में यह भी दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण भारतीय जनता पार्टी में विश्वास बढ़ा है। और वहीं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भारत में तो लोगों में उत्साह देखते बनता है, इसके साथ ही अमेरिका में भी भारतीयों का जोश चरम पर है। न्यू जर्सी के एडिसन में राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए भारतीयों ने कार रैली का आयोजन किया, जिसमें 350 से ज्यादा कारों ने हिस्सा लिया। साझा किए गए दृश्यों में सड़कों पर भारी मात्रा में भगवान राम की छवि वाले झंडे और सड़कों पर
कतार में खड़ी कई कारें दिखाई दे रही हैं। इसके अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद के यूएस चैप्टर के अनुसार एरिजोना और मिसौरी राज्य भी इसमें हिस्सा लेने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने रामलला के जन्मस्थान पर 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का संदेश देते हुए अमेरिका के 10 राज्यों में 40 से अधिक बिल बोर्ड लगाए हैं। महासचिव अमिताभ वी.डब्ल्यू. मित्तल ने कहा है कि इन होर्डिंग्स द्वारा दिया गया शानदार संदेश ये है कि हिंदू अमेरिकी जीवन में एक बार होने वाले इस आयोजन में भाग लेने के लिए उत्साहित और खुश हैं। उनकी भावनाएं उमड़ रही हैं क्योंकि वे अभिषेक समारोह के शुभ दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय श्री राम। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के कानपुर में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह में शामिल हुए। पूर्व सैनिक दिवस पर अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि एक सैनिक परिवार जाति और पंथ जैसी सोच से कहीं ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता है। इसलिए इस राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, इस राष्ट्र की जीवंतता को बनाए रखने के लिए उसे वह नैतिक बल मिलता है जिस कारण वह मौत का भी सामना करने को सदैव तैयार रहता है। उस सैनिक का सबसे बड़ा धर्म यह हो जाता है कि मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, क्योंकि इस देश की निरंतरता में वह भी जीवित रहेगा और उसका नाम भी जीवित रहेगा। और उधर मुंबई में 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर वायुसेना स्टेशन में पूर्व सैनिकों की रैली के साथ युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर तीनों सेनाओं द्वारा देश भर में 10 स्थानों श्रीनगर, पठानकोट, दिल्ली, कानपुर, अलवर, जोधपुर, गुवाहाटी, मुंबई, सिकंदराबाद और कोची में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मिलिंद देवरा के कांग्रेस से इस्तीफे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राम मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया गया है, उसका प्रकोप पार्टी पर शुरू हो गया है। जमीनी हकीकत बताने की कोशिश करने पर लोगों को कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जी, जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी,
तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7वें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकरण करा चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने 12 दिसंबर से इस वर्ष 12 जनवरी तक 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों और अभिभावकों से भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए MyGov पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। मंत्रालय ने बताया कि MyGov पोर्टल पर मिले प्रश्नों के आधार पर 2050 प्रतिभागी चुने जाएंगे। इन प्रतिभागियों को एक विशेष किट प्रदान की जाएगी। इस किट में प्रधानमंत्री की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के साथ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस वर्ष प्रधानमंत्री के साथ 4000 से अधिक विद्यार्थी चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा के तनाव से मुक्त होने और विद्यालय के बाद के जीवन पर देश विदेश के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ चर्चा करते हैं। ये कार्यक्रम युवाओं के लिए तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने के प्रयोजन से आयोजित किया जाता है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा गांव-गांव पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला के बोरी और गठुला ग्राम पंचायतों में पहुंचा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वैन छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के बोरी और गठुआ ग्राम पंचायत पहुंची, जहां शिविर के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। यात्रा के दौरान ग्रामीणों में गजब का उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया। केंद्र सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, जो हमारी छूटे हुए लोग हैं, है ना, जो हकदार हैं सरकारी योजनाओं के लाभ से जो छूट जाते हैं, उन्हीं योजनाओं को उस ग्राम के अंतिम व्यक्ति तक ही पहुंचाना हमारी सरकार की और हमारा ही एक उद्देश्य है कि हम उस अंतिम व्यक्ति तक उस योजनाओं को पहुंचाए। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे ग्राम बोरी में भी यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। पहले पानी की बहुत समस्या थी, बोरिंग से कुआं से पानी लाते थे तो समय वेस्ट हो जाता था। अब नल जल जीवन के तहत हमारे घर में नल लग गया है, उससे हमारे समय की भी बचत हुई और हम बाहर काम में भी जा सकते हैं अच्छे से। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सम्मान निधि से लाभ मिला, उसमें हम बीज के और खाद के लिए यूज करते हैं और मजदूर लोग के लिए यूज करते हैं और साल भर में हमको 6000 मिलता है, पर 4 महीना में 2-2 हजार करके मिलता है हमको। इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। मैं पहले लकड़ी छेना जला रही थी, उसमें बहुत धुआं निकलता था। धुआं निकलने से मेरे आँख में भी परेशानी हो गई है। इस कारण अब उज्ज्वला गैस मोदी जी ने दिया है, उसके लिए मैं बहुत अच्छा जिंदगी जी रही हूँ। उसके लिए मुझे धन्यवाद दे रही हूँ मोदी जी को। विकसित भारत संकल्प यात्रा के गांव-गांव पहुंचने पर विभागीय स्टॉल लगाए जा रहे हैं और लोक हितकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वहीं स्कूली बच्चे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 2 महीने पहले CMIE नामक थिंक टैंक द्वारा जारी किए गए रोजगार के आंकड़ों के पीछे का सच पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने सभी के सामने रखा। सुब्रमण्यम ने आंकड़ों पर सवालिया निशान उठाते हुए उन्हें अविश्वसनीय बताया। आइए देखते हैं इस मामले से जुड़ी ये खास रिपोर्ट।
देश में अक्सर रोजगार के अवसर और बेरोजगारी को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं जो रोजगार के गलत आंकड़े पेश करके लोगों में संदेह पैदा करते हैं। अपने आप को आर्थिक थिंक टैंक कहने वाले CMIE ने भी 2 महीने पहले रोजगार के आंकड़े को लेकर गलत तस्वीर पेश करते हुए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने रोजगार को लेकर CMIE के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए उन्हें अविश्वसनीय बताया था। सुब्रमण्यम ने एक दैनिक समाचार पत्र में लेख लिखते हुए कहा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का श्रम बल सर्वेक्षण डेटा एक मजबूत मापदंड का उपयोग करता है और विश्वसनीय है। इसलिए हम भारत में रोजगार पर सही तथ्यों के लिए PLFS डेटा का उपयोग करते हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि CMIE डेटा से निकाले गए अनुमानों के विपरीत कोविड-19 महामारी से पहले संख्या और गुणवत्ता दोनों नजरिए से रोजगार की स्थिति में लगातार सुधार हुआ। 2017-18 से 2019-20 के दौरान नियमित वेतन या वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या में 1.5 करोड़ की वृद्धि हुई, जो 13.2% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी को दर्शाती है। औपचारिक रोजगार में 1.2 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा सुब्रमण्यम ने बताया कि सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2017-18 और 2019-20 के बीच में 6% से घटकर 4.8% हो गई। श्रम बल भागीदारी दर 49.8% से बढ़कर 53.5% हो गई और कामगार जनसंख्या अनुपात 46.8% से बढ़कर 50.9% हो गया था। ये सुधार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच देखने को मिला था। सुब्रमण्यम ने बताया कि आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड में शहरी रोजगार पर लॉकडाउन और महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़े, लेकिन उसके बाद एक मजबूत V आकार की रिकवरी हुई। साल 2019 में अक्टूबर से दिसंबर तिमाही की तुलना 2023 में अप्रैल से जून तिमाही में कामगार जनसंख्या अनुपात 44.1% से 45.5% तक बढ़ गया। श्रम बल भागीदारी दर 47.8% से 48.8% तक बढ़ गया और बेरोजगारी दर 7.8% से 6.6% तक घट गई। क्योंकि महामारी का सबसे अधिक प्रभाव शहरी क्षेत्र में देखने को मिला था, इसलिए शहरी क्षेत्रों में रोजगार में पूरी तरह से सुधार होना काफी अहम है। साल 2023 में अप्रैल से जून तिमाही में दर्ज बेरोजगारी दर पिछले 5 वर्षों में सबसे कम रही। अगस्त 2003 में कुल बढ़ोतरी के साथ मंथली EPFO डेटा दिसंबर 2019 के मुकाबले 116% अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार गेहूं, चावल, प्याज और चीनी के निर्यात पर लगी पाबंदी हटाने के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं कर रही है। पीयूष गोयल ने बताया कि गेहूं और चीनी के आयात की भी कोई योजना या आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा घरेलू बाजार में दामों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद ये बयान आया है। सरकार ने घरेलू बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि सरकार मित्र देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में भी रख रही है और इंडोनेशिया, सेनेगल तथा जाम्बिया को चावल का निर्यात किया गया है। भारत ने मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। गैर बासमती चावल के निर्यात पर जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाया गया था। चीनी के निर्यात पर अक्टूबर 2023 के बाद भी प्रतिबंध जारी रखा गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।